इन्वायरमेंटलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये हमारा आज का विषय रहेगा। पर्यावरण, जैसे कि हम जानते हैं, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, जो इस धरती पर जितने भी तरह के जीव, पेड़ पौधे, सब, पानी है, हवा है, ये सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं। और मनुष्य पर जीवन की उपलब्धि में इन सभी का अपना योगदान है। एक जीवन चक्र जो चलता है, सभी पृथ्वी पर कोई न कोई अपनी भूमिका अदा करते हैं। पेड़ों की अपनी भूमिका, जीव जंतुओं की, कीड़े मकोड़ों की, सबकी अपनी भूमिका है। और यदि उसमें कोई बैलेंस बिगड़ता है तो फिर वो धरती के लिए या जीवन के लिए एक संकट उत्पन्न करता है। ये माना जाता है कि जैसे जैसे जीवन को विकसित करने के लिए जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट की है, नए नए उत्पादन किए हैं, नए नए बिल्डिंग्स बनाई हैं, उद्योग धंधे या और भी जो हमने साधन डेवलप किए हैं, जो साइंटिफिक जो साइंस में भी जो हमने तरक्की की है, तो उसका दूसरा एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी रहा है कि उससे हमने किसी न किसी रूप से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने खेती में कीटनाशक दवाइयों का और अलग अलग जो यूरिया, डीएपी वगैरह जो खाद का इस्तेमाल किया है, जो रासायनिक खाद का, तो उससे हमारी मिट्टी की उर्वरता पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। एक तरफ हमारा उत्पादन बढ़ा है, लेकिन जो सॉइल डिग्रेडेशन भी उसके साथ हुआ है। तो उसी तरह हमने अलग अलग साधन, इंडस्ट्री बनाई हैं, बहुत सारे यातायात के साधन बनाए, तो दूसरी तरफ उनकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ा है। तो जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की है, वैसे वैसे उसने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो शुरू में तरक्की की तरफ ज़्यादा ध्यान था और पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं था। तो औद्योगिक देशों ने जब औद्योगिक प्रगति, विकसित देशों ने जब कर ली, तो उनका ध्यान फिर पर्यावरण की तरफ भी गया। तो वो कहने लगे कि अब हमने पर्यावरण को भी बचाना है। दूसरी तरफ विकासशील देशों ने भी तरक्की नहीं की थी, तो वो भी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर उनका ज़्यादा फोकस था। तो आज भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में विकसित देश ज़्यादा फोकस करते हैं इन्वायरमेंटल इशू पर कंपेयर टू डेवलपिंग नेशंस। तो उसमें हम उनके अपने अपने मुद्दे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पर्यावरण की तरफ विश्व का ध्यान 1970 के दशक से दुनिया के सभी देश इस पर डिस्कस करना शुरू किया है। कुछ सम्मेलन, कॉन्फ्रेंसेस और कुछ समझौते भी हुए 20वीं सदी के आखिर में जाकर। तो उनमें क्या क्या उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई, किन चीज़ों पर समझौते किए गए, मेन कॉन्फ्रेंसेस कौन कौन सी थी, एक तो उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो है कि इसमें फिर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच में क्या तनाव है, किन मुद्दों पर लेकर उनमें असहमति है या उनके जो धारणाएं हैं वो अलग अलग हैं, उसके बारे में। और फिर तीसरा हम देखें कि भारत का इन्वायरमेंटल इशू पर क्या स्टैंड है, भारत इसके बारे में अपनी क्या राय रखता है। तो ये सारी बातें हम आज के इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंटलिज्म, कि पर्यावरणवाद क्या है। इन्वायरमेंटलिज्म इज ए मूवमेंट एंड आइडियोलॉजी दैट एम्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द अर्थ एंड इट वेरियस इनहेबिटेंट्स। एक मूवमेंट के रूप में ये शुरू हुई है इन्वायरमेंटलिज्म, यानी कि जैसा कि हमने बताया था कि जिस चीज़ के पीछे इज़म लग जाता है, वो उस चीज़ पर फोकस करके ही सारी चीज़ों को इवेल्युएट करने की कोशिश की जाती है। जैसे नेशनलिज्म है तो नेशन सेंटर में होता है, फेमिनिज्म है तो महिलाएं सेंटर में होकर हम सोचते हैं। तो इन्वायरमेंट को सोच के जो भी गवर्नमेंट फैसले लेती है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, तो हम पर्यावरण की नज़र से देखते हैं कि पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचता है या पर्यावरण को उससे कितना फ़ायदा होता है। तो एक तरह की विचारधारा के रूप में भी हम इसको देखते हैं, एक मूवमेंट के रूप में भी। एक मूवमेंट ये कि जहाँ भी पर्यावरण को नुकसान होता हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, या पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए
जगह जगह पर लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। तो इसका एक उद्देश्य क्या है, और इस मूवमेंट या आइडियोलॉजी का जो उद्देश्य है वो है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनका पृथ्वी पर या वेरियस इनहेबिटेंट्स यानी कि और जो जीव जंतु हैं, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज जो विलुप्त हो चुके हैं हमारी वजह से, यानी कि हमारी तरक्की की वजह से। बहुत सारे जिस तरह हम नदियों में पानी में पोल्यूशन हो गया या समुद्र में पोल्यूशन हो गया, तो उसकी वजह से बहुत सारे जीव जंतु मर चुके हैं और उनकी प्रजाति समाप्त हो चुकी हैं। तो इस तरह बहुत सारी प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं जो कि एक खतरा है धरती के लिए। तो एक सभी स्पीसीज़ का अपना महत्व है, जैसे कि हमने बताया था, और उनका जीवित रहना किसी न किसी रूप में वो धरती को, क्योंकि जितने भी बैक्टीरियाज भी हैं या वायरसेस भी हैं, सभी कहीं न कहीं व्यक्ति के या धरती पर जीवन को सुगम बनाते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे जो वेस्ट को कंपोस्ट में बदल देते हैं, खाद में बदल देते हैं। धरती के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो सभी का अपना महत्व है। तो एक तो आदमी की एक्टिविटीज़ को सुधारना है और उनका जो अर्थ पर पड़ती है, इनहेबिटेंट्स पर पड़ती हैं, और जो नुकसान जिनका होता है उनको रोकना है और पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखना है। पर्यावरण में सभी चीज़ें आ जाती हैं, पोल्यूशन भी आ जाता है, हमारी ओजोन लेयर भी इसका हिस्सा है, हमारा जो है वायु, पानी या जो सभी प्रजातियों के वृक्ष या जीव जंतु इसमें शामिल हैं। अगला है कि इन्वायरमेंटलिज्म सीक टू प्रिजर्व द एयर एंड वाटर वी ऑल डिपेंड ऑन। जो वायु प्रदूषण या जो है जल प्रदूषण, ये गंभीर समस्या हो चुकी है। जैसे हम देखते हैं हमारी सारी नदियों का जल जो है बहुत प्रदूषित हो चुका है, और वायु की तो शहरों में जब आती है न्यूज़ में कई बार कि जो है एयर क्वालिटी लेवल बहुत ज़्यादा गिर चुका है और सांस लेना दूभर हो गया, कई तरह की बीमारियां हो गई हैं पोल्यूशन की वजह से। तो इन्वायरमेंटलिज्म उस वायु को और पानी को शुद्ध रखने पर फोकस करते हैं, उनमें पोल्यूशन को रोकने का फोकस होता है। इट वांट्स टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट इंटायर इकोसिस्टम, और इन सभी के द्वारा ये पूरे इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम यानी कि जिसमें सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स सभी शामिल हैं, उनसे मिलकर एक इकोसिस्टम बनता है। तो उनमें जो है पूरी प्लेनेट पर पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखना है। यानी कि ये कहा जाता है कि धरती पर सिर्फ इंसानों का अधिकार नहीं है, बल्कि सभी जीव जंतुओं का इस धरती पर बराबर अधिकार है, उनको भी जीने का अधिकार है, जबकि मनुष्य ने अपनी प्रगति की दिशा में उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, पर्यावरणविद या पर्यावरणवादी, जो पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक है और लोगों को जागरूक करते हैं या उसके प्रति चिंतित हैं या उसको सेंटर में रख के डेवलपमेंट को एज्यूम करते हैं, उनके क्या क्या तर्क हैं। सबसे पहला तो उनका तर्क है डॉक्ट्रिन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट भी एक शुरू हुआ था जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होनी शुरू हुई, तो उनमें इस सिद्धांत को बहुत महत्व दिया जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ये है कि हम जो डेवलपमेंट करें वो इस तरीके से करें कि हम नेचुरल रिसोर्सेज क्या पर्यावरण को हानि ना पहुंचाएं। वो हम जो रिसोर्सेज हमें मिले हुए हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो इन्वायरमेंट हमें मिला हुआ है, हमें उसको नष्ट करने का या सिर्फ हम ही को उसको यूज़ करने का अधिकार नहीं है, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वो सारी चीज़ें चाहिए। यदि आज हम मिट्टी के में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए उसको सॉइल को इतना डिग्रेड कर देते, इतना डिग्रेडेशन उसका कर देते हैं कि 2-3 पीढ़ियों के बाद उसमें कुछ भी फसल पैदा होना ही बंद हो जाएंगी, तो ये एक नुकसान है रिसोर्सेज को। क्योंकि जो धरती के रिसोर्सेज हैं उनको या तो रिन्यूएबल होते ही नहीं बहुत ज़्यादा, तो और कुछ रिन्यूएबल होते हैं तो उसको सदियों लग जाती हैं। मिट्टी की 1-2 इंच परत करने में भी सदियों लग जाती है, दोबारा उसको उपजाऊ बनाने में। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि हम इस तरह से अपना विकास करें, इसको सतत विकास बोलते हैं, कि हम अपना विकास करें, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य की पीढ़ी जो आएंगी उनको भी ये सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, हम उनको नष्ट ना करें या इस तरीके से यूज़ ना करें कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बचे ही ना।
तो एक तो ये आर्ग्यू करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत को हमने फॉलो करना चाहिए। दूसरा, टू रीडिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। तो ह्यूमन बींग्स और नेचर के बीच में रिलेशनशिप को दोबारा रीडिफाइन करना है। हमने उसका उपयोग इस बात को ध्यान में रखकर करना है कि उसको नुकसान ना पहुँचे। इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हुए ही हमने प्रकृति के साथ अपने संबंध डेवलप करने हैं। वी आर नॉट मास्टर बट बोरोवर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक बात ये ध्यान में रखने की है कि जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं, जो हमें आज वायु, जल या जो भी हमारी खुद की जो प्रॉपर्टी, हम उसके मालिक नहीं हैं बल्कि हम उसके बोरोवर हैं। जैसा कि आगे भी हम पढ़ेंगे कि हमने अगली जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे होंगे, हमने उनसे ये चीज़ उधार लिया, उनको हमने ये देनी है। या हमने अपने पूर्वजों से ये चीज़ लेके उसके मालिक नहीं बन गए, बल्कि हमने वो चीज़ उनसे ली है और हमने आगे आने वाली पीढ़ी को उसको सौंपना है। अगला है फिर, न्यू एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। तो हमें एक अलग से प्रयत्न करने पड़ेंगे जिससे हम जो बैलेंस है सभी जीवों का और मनुष्यों के साथ, या पेड़ पौधों का और मनुष्यों के साथ, जीवों के साथ जो संबंध है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से वनों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। बल्कि हमने एक धरती पर बैलेंस बनाए रखने के लिए कम से कम 1/3 हिस्से पर वन होने चाहिए इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। जबकि हमारे देश में भी लगभग ये 20% के आसपास ही वनों का क्षेत्र रह गया है और कई जिलों में जैसे हरियाणा जैसे राज्यों में वनों का क्षेत्र बहुत ज़्यादा कम है। तो उस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए एक दोबारा नए एफर्ट्स की आवश्यकता है। किस बात के लिए? एक जो ब्लाइंड रेस फॉर इंक्रीजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक हमारी जो एक ब्लाइंड रेस चली हुई है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक जो वस्तुओं को प्राप्त करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुख जो लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत इकट्ठी करनी है, इसलिए हमने वनों को साफ कर दिया है। खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए बीजों का, रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर दिया है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लगा दी हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगा दिए हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। तो ये इनमें बहुत ज़्यादा वाहन सड़कों पर हो गए हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक ब्लाइंड रेस चल पड़ी है उसको हमने रोकना है। ये इन्वायरमेंटलिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं। अगला कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है शुड बी रिप्लेस्ड विद स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की जगह पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जिसमें मशीनों का प्रयोग कम हो, जैसे कि महात्मा गांधी का भी एक तर्क था कि कुटीर उद्योगों को, जिसमें एक परिवार के लोग ही शामिल होते हैं और मशीनों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गांधी जी मशीनों के बहुत ज़्यादा विरोधी थे। उनका एक कारण ये भी था कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। तो एक ये तर्क भी देते हैं पर्यावरणवादी जो हैं। टू कर्ब कंज्यूमरिज्म रिड्यूस पॉपुलेशन, एक कंज्यूमरिज्म की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि उपभोक्तावाद, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उपभोग करना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खरीदना, घर में बहुत सारे सामान हम लेकर आते हैं। बहुत सारी जो उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति है उसको रोकना है और इसके लिए जनसंख्या पर नियंत्रण भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या हो, ज़्यादा उपभोक्तावाद बढ़ेगा, ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनेंगी और ज़्यादा पॉल्यूशन इससे होगा। यूएनओ का एक स्लोगन है जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स बट वी आर बोरोवर इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो हम मालिक नहीं हैं जो चीज़ हमें मिली है विरासत में, बल्कि हम अपने बच्चों के ऋणी हैं। उनसे हमने ये चीज़ें ली हैं और हमें उनको सही सलामत लौटानी है। उसको ये नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर ले हम सारे को, या इन्वायरमेंट को इस लायक बना दे, इतना ज़्यादा पोल्यूटेड कर दे कि आदमी को सांस लेना ही मुश्किल हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमने इन रिसोर्सेज का या इन्वायरमेंट का खुद को मालिक नहीं मानना है, बल्कि उनका एक बोरोवर की तरह उनको ट्रीट करना है और उसी तरह पर्यावरण को हमने सुरक्षित करना है। तो एक और बात कही जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, जब भी कोऑपरेशन की बात की जाती है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। थिंक ग्लोबली का मतलब है कि पर्यावरण को जो नुकसान होगा वो तुम्हारे को नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया पर उसका असर होगा।
तो सोचना ये है कि पूरी दुनिया को ध्यान में रखकर, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसी चीज़ नहीं है कि एक देश का पर्यावरण अलग है दूसरे का अलग है, क्योंकि यदि ओजोन लेयर में छेद होगा, यदि एयर पोल्यूशन होगा तो उसका असर सब जगह पर होगा। यदि इकोसिस्टम में कोई गड़बड़ी आएगी तो ये नहीं है कि एक देश पर उसका असर पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया के सभी देशों पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमने लोकल लेवल पर काम करना है, लेकिन सोचना ग्लोबल लेवल पर है। तो ये तर्क दिए जाते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट द्वारा। जो मुख्य समस्याएं हैं जिस पर चर्चा की जाती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, जो कि पर्यावरण से संबंधित जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो उस पर एक समस्या एक तो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। हमने पेड़ पौधों को कम कर दिया है, ऐसी गैसें हमारे इंडस्ट्रीज से या हमारे घरेलू उपकरणों से या फिर वाहनों से निकलती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है, जिससे पर्यावरण में जो एनर्जी को सोखने की शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ गया, जिससे सूर्य से आने वाली ज़्यादा एनर्जी को पर्यावरण में सोख लेते हैं और इससे इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है, जो ओवरऑल टेम्परेचर है अर्थ का, उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से कई समस्याएं, ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, समुद्र लेवल बढ़ने लगे हैं, कुछ नीचे के जो ज़मीनी क्षेत्र थे वो पानी में समाने का खतरा हो गया है। तो कई तरह की समस्या और कई तरह की स्किन प्रॉब्लम होती हैं या कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कई तरह के जीव हैं जो हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रह सकते। तो बड़ी समस्याएं हैं ग्लोबल वार्मिंग की। एक तो जो एरिया ऑफ कंसर्न है इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब बात होती है वो है ग्लोबल वार्मिंग का, जिससे क्लाइमेट चेंज की भी समस्या हो रही है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि बहुत सारे स्पीसीज जो हैं वो लुप्त हो गए यानी कि वो मर गए हैं। उनके लिए या तो इंसानों ने वहाँ पर उन जंगलों को नष्ट कर दिया है या फिर पोल्यूशन इतना हो गया है जिसकी वजह से कई जीव नष्ट हो गए हैं। तो एक बायोडाइवर्सिटी हमारी लॉस हो रही है, तो उसको हमने बचाना, सभी स्पीसीज़ को हमने बचाना। दूसरी चिंता ये है। तीसरी है ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन, यानी कि जो प्रदूषण की समस्या जो सभी एक देश से दूसरे देश में फैलती है, सभी में फैलती है, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या स्पेस में भी प्रदूषण की बात होने लगी या फिर समुद्र के अंदर भी पोल्यूशन की बात होने लगी। कई तरह की समस्याएं हैं पोल्यूशन को लेकर। एक ये चिंता का विषय है। एक डिप्लीशन ऑन ओजोन लेयर, एक हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर है ओजोन लेयर, ओजोन गैस जिसमें पाई जाती है, वो धरती से जो सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है, उनको रोक देता है। तो कुछ समय पहले एंटार्क्टिक के ऊपर एक होल मिला इसमें ओजोन लेयर में जो बढ़ता जा रहा है। तो अगर इस तरह से लेयर ख़त्म हो गई, और ये ख़त्म क्यों हुई, इसको नुकसान पहुंचाती हैं कुछ गैसेस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मोनोऑक्साइड, कुछ ऐसी गैसें हैं जो उसमें ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अणुओं को तोड़ती हैं। तो एक चिंता का विषय यह है कि उस लेयर को बचाना है, नहीं तो इस जीवन पर बहुत सारा जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। तो मुख्य रूप से इन 4 प्रॉब्लम्स पर फोकस किया जाता है जब इंटरनेशनल रिलेशंस में, जब देश इन्वायरमेंट को बचाने की बात करते हैं, उसको सुधारने की बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहला सम्मेलन जो हुआ था वो स्टॉकहोम 1972 में हुआ था स्वीडन में। द फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंसेस जिसमें इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इशूज़ को डिस्कस किया गया था, तो नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो स्वीडन में हुआ था। और इसमें बहुत सारे देश इकट्ठे हुए थे और सबसे पहले हाईलाइट किया गया था कि ग्लोबल नीड फॉर रिस्पॉन्स टू ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम पूरे ग्लोब की है, पूरी धरती की है, सभी देशों की है, और इसके लिए एफर्ट्स जो है वो ग्लोबल लेवल पर ही किए जाने चाहिए, यानी कि सभी देशों द्वारा ही मिलकर इसके एफर्ट्स किए जाने चाहिए। तो ये बात स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इस दिशा में पहला था। और उसी दौरान एक बुक लिखी थी E.F. शूमाकर ने, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, 1973 में। इसका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है इन्वायरमेंटलिज्म को ज़्यादा पॉपुलर करने में और लोगों का इसकी तरफ ध्यान खींचने में। उसने बताया था कि तरक्की की वजह से क्या नुकसान होने जा रहे हैं और भविष्य में क्या संकट पैदा हो सकते हैं। जितनी हमने तरक्की की है उतना ही हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। उसने मॉडर्न
इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया था और उसने कहा था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कैन नॉट बी रिक्रिएटेड और सर्टेनली कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, और रिसोर्सेज और लिमिटेड हैं और रिन्यूएबल भी नहीं हैं। यानी कि उनको आज एग्जॉस्ट कर लिया तो ये नहीं है कि 10 साल बाद 20 साल बाद दोबारा हो जाएंगे वो, क्योंकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उनको सदियों लगती हैं, लाखों साल लग जाते हैं उन रिसोर्सेज को बढ़ने में, और यदि हम आज उसको एग्जॉस्ट कर देंगे तो इतनी जल्दी वो नहीं बन पाएंगे। उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया। एडवांस इंटेलिजेंस सोसाइटी मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और इसने कहा कि जितना इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार जो हैं वो इंडस्ट्रियल नेशंस हैं। आज भी जो कार्बन इमिशन की जो प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जो होता है कार्बन का, वो इंडस्ट्रियल नेशंस की तरफ से होता है, और वही पोल्यूशन के लिए या ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। उसने एक आर्गू और दिया कि हमने पब्लिक व्हीकल यूज़ करने चाहिए अपने व्हीकल की बजाय, जहाँ पब्लिक व्हीकल हों वेजिटेरियन फूड को हमने ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज़ को जो इंसान मार के खाने लग जाता है तो फिर उनको खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह। हमने अपने जंगलों को बचाना चाहिए, ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, और नेचर के साथ हमने फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना चाहिए, यानी कि हमने उसको सुरक्षित रखते हुए ही उसका हमने यूज करना चाहिए। ये नहीं है हम अपने जो है भौतिक विकास के लिए उनका दोहन ज़्यादा से ज़्यादा ना करें। फिर इस डायरेक्शन में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित था ओजोन लेयर से। तो पहली बार ओजोन लेयर में जो होल था उसको भरने के लिए या उसको आगे उसमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसके लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया था। इन एलिमिनेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्मफुल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंसेस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं उनका एमिशन का उत्सर्जन हमें रोकना है या उनका प्रयोग पर रोक लगा रहे हैं। तो इससे संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। फिर एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। इससे पहले रियो का भी एक, जिसको हम अर्थ समिट बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन, उसका महत्वपूर्ण योगदान है, उसके बाद में शायद आएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में अडॉप्ट किया गया था। 16 फरवरी 2005 को इसको इनेक्ट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ये ग्लोबल एग्रीमेंट था, कनेक्ट द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम UNFCCC बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए सभी देशों की जो है जिम्मेवारियाँ इसमें फिक्स की गई थी, किस तरह उनको रोकना। कमिट द पार्टी इन्वॉल्व टू अबाइड बाय द ग्लोबल बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टारगेट, उनको टारगेट दिया गया था कि जो ग्लोबल ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं या जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं उनको रोकने के लिए किसको कितना योगदान देना है या किसको कितना जो इनका एमिशन है वो कम करना। तो इसके लिए एक कमिटमेंट था सभी देशों का 1997 में। द प्रोटोकॉल इज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन डेवलप्ड नेशन, जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे शुमाकर ने भी जैसे अपनी किताब में कहा था, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इसमें डेवलप्ड नेशन को माना गया। तो उसको सुधारने की जो जिम्मेवारी थी या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी डेवलप्ड नेशंस के ऊपर ज़्यादा लगाएगी, जो कंडीशन थी उनके ऊपर ज़्यादा लगाएगी। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन पर डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब था कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन अलग अलग दायित्व अलग अलग हैं। जिम्मेदारी तो सबकी बनती है लेकिन अलग अलग दायित्व फिक्स किए गए। जो देश ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे या जो देश ज़्यादा संपन्न थे उन पर ज़्यादा बातें थोपेगी कि आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा है, आपको ये कम करना है। और जो देश जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की नहीं सौंपी गई, कि उनको कोई इस तरह का कमिटमेंट उनको नहीं दिया गया। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ पर ज़्यादा जिम्मेवारी सौंपी गई। जो ये प्रिंसिपल निकल के आया क्योटो प्रोटोकॉल से, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम बाद में एक बार और डिस्कस करेंगे। बिकॉज इट रिकॉग्नाइज दैट दीज कंट्रीज आर कल्पेबल,
क्योंकि वो मानना था ये ही अपराधी हैं, इन्होंने ही ये पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ग्रीन हाउस गैसेज का, क्योंकि आज भी सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जो निकलती हैं या जो ऐसी गैसेज जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं वो डेवलप कंट्री से बहुत ज़्यादा निकलती हैं आज भी। ये आईरियो कॉन्फ्रेंस जो इससे पहले आना चाहिए था क्योटो प्रोटोकॉल से, ये जिसको ब्राज़ील की राजधानी जो रियो डी जेनेरियो था, ब्राज़ील का शहर था, उसमें रियो कॉन्फ्रेंस जो इसको अर्थ समिट के नाम से जानते हैं 1992 में हुआ था। तो इसमें एक एजेंडा जिसको बोलते हैं हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इस नाम से जानते हैं। इसमें एजेंडा 29 यानी कि 21वीं सदी के लिए हमारे सामने क्या टारगेट है, हमने 21वीं सदी में पर्यावरण को कैसे बचाना है, क्या क्या कदम उठाने हैं, तो इस पर सहमति बनी थी। टू डील विद द ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी एड्रेस द क्रूशियल वर्ल्ड इशू, जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या राय होगी, उसके लिए एजेंडा 21 को एक एग्री हुई पर इनेक्ट किया गया, जिस पर सभी देशों की सहमति थी। 1992 में ही यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी की हम बात कहते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधों की प्रजाति है, बहुत सारे समुद्री जीव या बहुत सारे जो धरती पर रहने वाले जीव नष्ट हो चुके हैं, हमने उस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना कि बहुत सारे आज भी खतरे में हैं, बहुत सारे जीव जो हैं वो आज भी खतरे की स्थिति। तो इसमें फिर ये कहा गया कि बायोडाइवर्सिटी उन स्पीसीज़ को जो आज भी जो रेड बुक में शामिल है, जिनमें खतरा है, भाई ये नष्ट होने के कगार पर है, हमें उन सभी स्पीसीज़ को बचाना है। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स का इस तरह यूज़ करना है कि वो सस्टेन भी रहें, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहें। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका फ्री ना फेयर यूज हो, इक्विटेबल यूज हो, सभी जगह एक जैसा उनका यूज हो, यानी कि जो टेक्निक यदि डेवलप कंट्रीज़ के पास है कोई है तो उसका डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगला है फिर यूनाइटेड नेशन 2012 में जो एक और समझौता हुआ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो इन जून 2012, जून 2012 में ये कॉन्फ्रेंस जोर हुई। टू रिन्यू द पॉलिटिकल कमिटमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी पहले के कॉन्फ्रेंसिस में, उनको और ज़्यादा दोबारा से पॉलिटिकल कमिटमेंट रिन्यू करना था, यानी कि उनको याद दिलाना कि तुम्हारी कमिटमेंट क्या क्या है और किस तरह से एजेंडा 21 को जो है वो लागू करना है, या द प्रोग्रेस लेवल एंड रिमेनिंग गैप इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्लियल प्लान, उनको असेस करना था कि क्या प्रोग्रेस हुई है एजेंडा 21 के बारे में या और जो समझौते हुए हैं उनके बारे में, और जो नए नए चैलेंजेस जो बरकरार आ रहे हैं पर्यावरण को, उनको डिस्कस करना था। पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में, अडॉप्टेड इन दिसंबर 2015 विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, लगभग सभी देश इसमें शामिल थे। टू रिड्यूस द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन एन एफर्ट्स टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज इन दिस सेंचुरी टू 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जो हमारा था जो टेम्परेचर हमने उसके लेवल से घटाना था अपना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका था, हमने उसको धीरे धीरे करके उसको उसी लेवल पर लेकर जाना था, और इसलिए जो इसके लिए फिर कार्बन इमिशन जो है उसको रोकना था या उसको कम करना था, इसमें सभी देशों की जिम्मेवारियां सौंपी गई थी। द एग्रीमेंट इंक्लूड कमिटमेंट फ्रॉम ऑल मेजर इमिटिंग कंट्रीज टू कट देयर क्लाइमेट पोल्यूशन एंड टू स्ट्रेंथन डॉट कमिटमेंट ओवर टाइम। तो खासकर जो इंडस्ट्रीज देते जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको जिम्मेवारियां, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिक्स की गई कि आपको क्लाइमेट पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं। द पैक्ट प्रोवाइड ए पाथवे फॉर डेवलप्ड नेशंस टू असिस्ट डेवलपिंग नेशंस इन देयर क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एफर्ट्स एंड इट क्रिएट ए फ्रेमवर्क फॉर द ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो इसमें एक तो इस चीज़ का भी रास्ता निकाला गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं
उनको मदद की जा सकती है डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे जो जैसे प्लांटेशन जैसे फॉरेस्ट वगैरह डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी बचे हुए हैं, तो वो उनको नष्ट ना करें। तो इसके लिए एक रास्ता ये है कि उन देशों को आर्थिक मदद दी जाए ताकि वो उन फॉरेस्ट को एरिया को बचा कर रख सके या पर्यावरण को सुरक्षित रख सके, ताकि पूरी धरती पर जो है वो इकोसिस्टम मेंटेन रह सके। और इसके लिए फिर ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का भी काम किया गया, मतलब प्रावधान किया गया कि इसकी निगरानी की जाएगी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की दिशा में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका इसका मेन जो कार्बन इमिशन में सबसे ऊपर नाम अमेरिका का आता है और उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई थी। हालांकि फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ये तो पर्यावरण को ऐसा कोई खतरा नहीं है, जीवन को कोई खतरा नहीं है, तो सिर्फ एक हॉक्स है, एक झूठी बात है, अफवाह है। और उसने इससे विड्रॉल कर लिया था जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था इससे। लेकिन फिर बाद में जो बाइडेन जो प्रधानमंत्री बना, इसके बाद दोबारा इसने आते ही दोबारा से पेरिस एग्रीमेंट में अमेरिका को दोबारा शामिल कर लिया था। कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पहले भी कह चुके हैं कि डिफरेंट, क्योंकि पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार जो है अलग अलग देश है। डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने जो पिछले 100 सालों में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है, जो अपने देश का आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा किया है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। तो वो जिम्मेवार है। पर्यावरण की कीमत पर, इन्वायरमेंट के कॉस्ट पर उन्होंने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। तो अब इन्वायरमेंट को दोबारा सुधारने में, उसको रिफॉर्म करने में या दोबारा से उसको मेंटेन करने में अब उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में इस सिद्धांत को मान लिया गया था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ पर कोई चीज़ नहीं थोपी जाएगी, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये काम करना है या उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना वर एग्जेंट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। और भारत और चीन इसमें शामिल नहीं थे, यानी कि उन देशों में नहीं आते थे जिन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की श्रेणी में नहीं आते थे। और आज इस बात पर डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज में विवाद भी इसी बात पर होता है कि ज़्यादा कि वो कहते कि भारत चीन जो इतनी बड़ी इकनॉमी, इतनी बड़ी जनसंख्या, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, तो इन पर पाबंदियाँ क्यों नहीं या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है, इनको भी शामिल किया जाए। इंडिया सजेस्ट दैट डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट गेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड क्लीन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द डेवलप्ड नेशन इन ऑर्डर टू मीट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट। तो UNFCCC में जो कमिटमेंट थे भारत का और डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी ये तर्क है, ये लॉजिक है, ये आर्गूमेंट है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की जिम्मेवारी है उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे ताकि वो पर्यावरण को बचा कर रख सके और उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाए। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी की दे सकते हैं, सोलर एनर्जी की दिशा में, या उनको और इकोनॉमिक एड दे सकते हैं जिससे वो पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सकें। इंडिया बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये पीछे का जो था ये रह गया था। कॉमन बट में डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात थी, इसमें इस देश में जो है नॉर्थ और साउथ में ये इन्वायरमेंट इशू चलता है कि नॉर्थ देशों को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और साउथ देशों को नहीं माना जाता। साउथ रीजन के जो देश हैं उनको नहीं माना जाता क्योंकि डेवलप्ड कंट्री नॉर्थ रीजन में ही हैं सारे। तो उनके लिए इक्वलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। तो नॉर्थन कंट्रीज जो चाहते हैं everyone to be equally responsible for ecological कंजर्वेशन। तो वही डिस्प्यूट है कि क्योटो प्रोटोकॉल में ये तय हुआ था कि सारी जिम्मेवारी जो है वो जिसमें जिम्मेवारी ज़्यादा जो हो डेवलप्ड कंट्रीज़ की बनती हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज ये कहते हैं कि इकोसिस्टम में सभी की जिम्मेवारियाँ होनी चाहिए। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि हमने ज़्यादा पोल्यूशन किया और हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। द डेवलपिंग countries of the south believes that the ecological degradation is the product of industrial development undertaken, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये मानना है कि वो जिम्मेवार हैं
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जहाँ पे हुई थी, जहाँ पे औद्योगिक विकास किया जो पिछले 100 सालों में, कि वो जिम्मेवार हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्री कहते हैं कि सभी की जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो एक डिस्प्यूट रहता है। इंडिया का स्टैंड जैसे हमने डिस्कस कर लिया है कि इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को तो साइन कर दिया था और चाइना और इंडिया इससे एग्जेम्प्ट हैं। तो डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सिद्धांत में इंडिया बिलीव करता है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये सही इसी सिद्धांत पे होना चाहिए। और दूसरा इंडिया ये चाहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की जो मदद है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से मिलनी चाहिए ताकि वो पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सकें। एक इंडिया ने जो इंटरनेशनल नेगोशिएशन है हेविली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी, जो फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज में जो हुई थी, जो बातें तय हुई थी, भारत का ये मानना कि उसी के अनुसार जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की दिशा में काम किया जाना चाहिए सभी देशों द्वारा। वैसे इंडिया ने अपने लेवल पर अपने देश में भी पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। फॉरेस्ट पॉलिसी में टारगेट रखा गया कि 33% क्षेत्र पर वन हमने बनाने हैं, पेड़ पौधे पर जोर लगाने पर पूरा अभियान चलाए जाते हैं प्लांटेशन पर। और इसके अलावा जो है एनर्जी के रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स डेवलप किए गए हैं। वाहनों में सीएनजी लगाने पर जोर दिया गया है। नए नए पैमाने जैसे भारत 6 स्टैंडर्ड किया गया ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। तो इसके लिए बहुत सारे फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई है। सीएनजी व्हीकल पर जोर दिया गया, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट लागू किया गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लागू किया। तो बहुत सारे प्रयास भारत ने पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने में, उसको बेहतर बनाने में अपने लेवल पर किए हैं। और इसके अलावा भारत जो चाहता है कि वो सारे कंट्रीज जो हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए, इंटरनेशनल प्लेटफार्म जहाँ पर भी हो उनको कॉमन पोजीशन लेनी चाहिए ताकि उनकी बात को सुना जा सके, क्योंकि सभी की स्थिति एक जैसी है। और यदि इकट्ठे होकर वो ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू पर बोलेंगे इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर तो उनकी आवाज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो ये हमारा इशू था पर्यावरण का, पर्यावरणवाद की जो समस्या रही है, पर्यावरण की समस्या, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, क्या विवाद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर नॉर्थ और साउथ के देशों में, या जिसको हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, खासकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, और क्या इसमें भारत का स्टैंड रहा है। तो ये था हमारा विश्लेषण इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चलती है। धन्यवाद।